हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने कल पढ़ा था डिस्पनिया, है ना। नेक्स्ट बिफोर टॉपिक में जो हमने पहले पढ़ा डिस्पनिया, आज हम पढ़ेंगे शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। शॉक किसी किसी को देखा डर गया, खड़ा हो गया, शांति से बैठ गया। शॉक मतलब कि एक ही चीज़ को नहीं हट रहा। तो कई टाइप के शॉक होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिकल इमरजेंसी के शॉक होते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे पहले। शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी, है ना। शॉक क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है इन विच द ऑर्गन्स, कहाँ किसके लिए? हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए। एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी आर नॉट रिसीविंग एन एडुकेट ऑफ ब्लड फ्लो। शॉक इज ए मेडिकल इमरजेंसी। शॉक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो कभी कभी क्या होता है, एडुकेट ब्लड को फ्लो जो है रिसीव नहीं कर पाते। मतलब ब्लड सप्लाई क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, एडुकेट ब्लड मतलब जितनी उसको नीड होती है उस ऑर्गन को, तो क्या करता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, सप्लाई नहीं हो पाती। इससे क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है कोई भी ऑर्गन। तो टाइप कैसे होते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में मतलब क्या होता है, एसोसिएट विद हार्ट प्रॉब्लम। मतलब ये क्या होता है, अगर हार्ट में कोई ऐसा एडुकेट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक कह सकते हैं। हाइपोवोल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय इनएडुकेट ब्लड फ्लो। मतलब कि जब आपका ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोवोल्यूम, मतलब वॉल्यूम की मात्रा कम हुई। एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक मतलब एलर्जिक रिएक्शन। मतलब जैसे कभी कभी कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होती है, खाने से एलर्जी होती है, मेडिसिन से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है, तो है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, कोई फॉरेन बॉडी हो गई या कोई आपको पहले से कोई बीमारी है लेकिन वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, तो क्या कहलाती है, सेप्टिक शॉक, मतलब एसोसिएट विद इन्फेक्शन। तो ये हम देखो ध्यान रखना है। न्यूरोजेनिक शॉक। कई प्रकार के शॉक होते हैं लेकिन इसमें एक न्यूरोजेनिक शॉक भी होता है, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ तो आपको क्या हो जाता है, कई पार्शियल अंग क्या होता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम, न्यूरोजेनिक शॉक। तो हमने आज ये पाँचों पढ़ लिया, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोल्यूमिक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, अब आते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमको लक्षण कैसे देखना है उसके, कि क्या उसको हो रहा है। तो ये शॉक हो सकता है। एंजाइटी, आप डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करेगा, आपसे इरिटेट होगा, मतलब उसको ऐसा बेचैन सा रहेगा, है ना। एंजाइटिस को बोल सकते हैं। ब्लूज लिप्स, मतलब उसकी जो होंठ होंगी ब्लू कलर हो जाएंगी, मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे रुक गई, है ना। साइनोस हो जाएगा, मतलब ब्लूज कलर हो जाएगा आपकी स्किन ओठ की। ठीक है। फिंगर नेल्स, आपको नाखून को देखना, उसके नेल्स जो होंगे ना ब्लूज कलर हो जाएंगे। अभी देखो हमारे नॉर्मल्स है तो उसके क्या हो जाएंगे, ब्लूज रहेंगे। चेस्ट पेन, उसको सडन चेस्ट में पेन होगा, है ना। राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, पेन तो होगा उसको, है ना। ट्रांसवर्स पेन होगा, लेफ्ट साइड से होकर राइट साइड जा सकता है, राइट साइड से होकर लेफ्ट साइड जा सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको उल्टी का सेंसेशन भी होगा और वोमिटिंग भी हो सकती है। सोयल ब्रीथिंग, मतलब आपको खाने में प्रॉब्लम होगी। भाई जब आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो संकेत नहीं मिलेगा तो कैसे आप खाना खाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसके कॉजेस, ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। सॉरी, अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट ऐसा रहेगा या कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा, मतलब बहकी बहकी बातें करेगा या पूरी तरह से होश में नहीं रहेगा। तो ये क्या हो सकते हैं, सारे ये शॉक के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस मतलब कारण, हार्ट फेलियर, हार्ट मतलब हार्ट अटैक हो सकता है पेशेंट को, हेमोरेजिक हो सकता है कि कहीं पे ब्लीड हुआ हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो सकते हैं, हमारे कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी, प्रॉपर कहीं होता है, कहीं वो पानी नहीं पीते हैं, कई लॉन्ग टाइम से काम में बिजी होने के कारण बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पाता है। इन्फेक्शन, किस चीज़ का इन्फेक्शन हो जाए, फॉरेन बॉडी या ऑटोइम्यून इन्फेक्शन हो सकता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, मैंने जैसे आपको बता चुका है। लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, फास्ट हार्ट रेट, है ना। तो ये क्या हो सकते हैं, हमारे कॉजेस हो सकते हैं। कूल कैमी स्किन ड्यू टू वैसो कंस्ट्रिक्शन, आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है ना। थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिक्रीज परफ्यूजन एंड स्वेटिंग, है ना। ये सब वीक एंड एब्सेंट पल्स, तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब वो कैसे हमारे यहाँ शरीर में ये कैसे शॉक की पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है, हमारे यहाँ कैसे स्टार्ट होते हैं बॉडी में, तो हम आज इसको पढ़ेंगे। एडुकेट परफ्यूजन, मतलब कभी किसी बॉडी में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना होना पाना या परफ्यूज ना हो पाना ब्लड की। ठीक है, और हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी, मतलब अगर परफ्यूजन नहीं होगा प्रॉपर तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कमी हो जाएगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गन। ठीक है, डिक्रीज एनर्जी लेवल, जब आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी कम हुई, आप डल ड्राउजी हुए, अनकॉन्शियस हुए और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी,
कई सारी प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। दूसरा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड पीएच, मतलब आपको लैक्टिक एसिड बॉडी में क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, मतलब आप क्या हो जाएगा, बॉडी क्या हो एसिडोसिस की ओर जाने लगोगे। वैसो कंस्ट्रिक्शन और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या हो जाता है कि स्टार्ट हो जाएगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब आपको वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, मरीज क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा, आपका सोडा बाइकार्ब कम हो जाएगा, आपका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। डिसफंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिसफंक्शन मतलब आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो काम करना बंद कर देंगे। जब आपकी सेल मेम्ब्रेन काम करना बंद कर देंगे तो आपको कैसे एनर्जी मिल पाएगी, आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो आपकी बॉडी काम करना बंद करने लगेगी। डिस्टर्शन, डिस्फंक्शन एंड सेल डेथ, अब आपको जब वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई रुकी गई है तो आपको सेल मेम्ब्रेन काम करना बंद कर दी है, डिस्फंक्शन हो गई है, तो आपको सेल क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी भाई। जब उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है जो उनको नीड है, तो किसी को खाना चाहिए और खाना नहीं मिलेगा तो उसकी एनर्जी तो लॉस होगी, ठीक है, तो ये हमको जनरली मान सकते हैं। तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में शॉक के लिए क्या कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको जरूर ध्यान रखें। शॉक इज एन इमरजेंसी क्राइसिस, सो वी शुड गिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट सच एज एस एयरवे, हमको उसके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को देखना है कि कोई उसको एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है ना, ये विशेष ध्यान देना ऑब्स्ट्रक्शन को। ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इफ नेसेसरी गिव टू सीपीआर, अगर आपको लग रहा है कि उसकी पल्स एब्सेंस है, आप उसको पल्स को चेक करना है, उसको जुगुलर पल्स को चेक करना है, एपिकल पल्स को चेक करना है। अगर पल्स नहीं आ रहे तो स्टार्ट द सीपीआर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको सीपीआर देने की ज़रूरत है तो हम उसको सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, गिव अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड टू एनी वुंड्स, इंजरीज और इलनेस, अब हम उसको फर्स्ट एड भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई उसको फर्स्ट इंजरी हुई है, फर्स्ट लाइन कोई दिक्कत है तो आप उस प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, लूज एंड टाइट क्लॉथ, हम उसको पेशेंट को अगर टाइट कपड़ा पहना है, कोई व्यक्ति टाइट कपड़ा पहना है तो उसको हम क्या लूज कर सकते हैं, है ना, उसको वार्म एंड कंफर्टेबल पोजीशन हम उसको दे सकते हैं। इफ पेशेंट इज हैविंग वोमिटिंग टर्न द हेड टू ऑन साइड, हाँ ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि हम अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, हमको लेफ्ट सिम, ठीक है, पोजीशन में उसको रखना है ताकि पेशेंट क्या करे, उसकी उल्टी हो रही तो इजीली बाहर हो सके और वो है स्प्रेड कर ना पाए। अगर स्प्रेड कर गया तो पेशेंट को इंटूबेट होने की संभावना हो सकती है या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैनेजमेंट, प्रोवाइड O2 थेरेपी, हमको ऑक्सीजन को प्रॉपर 100 मेंटेन करना है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। IV इन्फ्यूजन फॉर रिड्यूस हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूम की मात्रा कम करना है, तो जिससे हमको वॉल्यूम की मात्रा प्रॉपर देना है, तो डेक्स्ट्रा, प्लाज्मा और ब्लड ये हमको उसको ट्रांसफ्यूज करना है जिससे उस बॉडी में वॉल्यूम की मात्रा बनी रहे। वैसो कंस्ट्रिक्शन एजेंट फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब कि हमको उसकी ब्लड की मात्रा मेंटेन करना है, तो अगर उसका बीपी कम होता है तो हमको नॉरेड, ADR ये सब मेडिसिन उसको हम चालू कर सकते हैं जिसके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे आए और उसका आउटपुट बराबर आए और जो हमारे ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। अगर आप ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होगी तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, थैंक यू।